हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में, हम मराठा साम्राज्य आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में 3-4 वीडियो में हमने आपको बताया था शिवाजी के उत्तराधिकारी, और शिवाजी के उत्तराधिकारी के बाद कैसे मराठा साम्राज्य जो है पेशवाओं के अधीन आ गया था। यानी जो शिवाजी के साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण पद होता था, शिवाजी महाराज के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर पेशवा का पद होता था, और इस समय पेशवा कैसे प्रमुख बन गया है। यानी पूरा का पूरा सर्वे सर्वा मराठा साम्राज्य का पेशवा बन गया है। सब कुछ निर्णय पेशवा ले रहा है और केवल साहू जी से अनुमति आंख से एक प्रकार से देते हैं। तो पेशवाओं के अधीन जो मराठा साम्राज्य का जो उत्कर्ष हो रहा है, यानी विस्तार हो रहा है, उसके बारे में हमने आपको पहले जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ के बारे में बताया था। उसके बाद हमने दूसरे जो महत्वपूर्ण पेशवा थे बाजीराव प्रथम के बारे में बताया था, और अब तीसरे पेशवा है। ये जो पद है दोस्तों कहीं न कहीं वंशानुगत पद है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये तीसरे पेशवा है। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों 1740 से 1761 तक है। जानने का आपको सबसे महत्वपूर्ण कारण इनके बारे में यह है कि इन्हीं के समय में आप देखिए दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा है अहमद शाह अब्दाली के मध्य और मराठों के मध्य, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है और मराठों का जो पूरा का पूरा एक छत्रप भारत पर राज्य करने का जो सपना था, वह सपना कैसे चकनाचूर होता है। आगे अंत तक बने रहिए। तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, वह तृतीय युद्ध का कारण भी आपको पता चल जाएगा। अब बने रहिए अगले वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो बालाजी बाजीराव है, इनका जो मूल नाम था नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। सबसे कम उम्र में, यानी 18 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में यह पेशवा बन जाते हैं। सबसे कम उम्र में यह पेशवा बन जाते हैं, और यह जो है दोस्तों बाजीराव प्रथम के पुत्र है। मराठों का सबसे विस्तृत साम्राज्य, यानी मराठों का सबसे बड़ा साम्राज्य इन्हीं के कार्यकाल में था। अटक से लेकर कटक तक, कटक मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र, और अटक मतलब पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र से लेकर के अटक से कटक तक सबसे बड़ा साम्राज्य इन्हीं बालाजी बाजीराव के समय था। दोस्तों, इनका जो संघर्ष हो रहा है ये कई चरणों में हो रहा है। तो फिलहाल हम आपको पहले निजामों से इनका जो संघर्ष होता है उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे मराठा जो है दोस्तों दिल्ली की राजनीति में उलझ जाते हैं। और यही कारण बनता है दोस्तों कि दिल्ली की राजनीति में उलझना इनका, और अपने चरम उत्कर्ष पे आने के कारण यह जो है कुछ क्षेत्रीय विषमताओं को नहीं समझ पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों पानीपत के थर्ड युद्ध का कारण भी बनता है और मराठों की एक बहुत ही बड़ी पराजय भी होती है। तो दोस्तों, निजाम से इनका संघर्ष होता है। एक युद्ध होता है। युद्ध क्या होता है कि एक संधि होती है, वह संधि होती है भलकी की संधि। आमतौर पे मराठे जो है दोस्तों सीधा सीधा प्रस्ताव भेजते हैं कि आप हमारी इस शर्त को स्वीकार कर लीजिए या इस संधि को स्वीकार कर लीजिए, इसके तहत जो है आप सुरक्षित रहेंगे और हम जो है आपको आंतरिक और बाह्य हमलों पर अंकुश लगाएंगे या हम हमला नहीं करेंगे। तो उसी के द्वारा जो है दोस्तों एक भलकी की संधि होती है। और अब जो है दोस्तों हैदराबाद का निजाम जो है अब बदल चुका है, वह है सलावत जंग। अब निजाम सलावत जंग है। तो भलकी की संधि की दोस्तों शर्तें क्या थी कि बरार का आधा भाग देना पड़ा। एक दूसरे के क्षेत्र में अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी मराठा और निजाम एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1757 में सिद्धखेड़ का युद्ध होता है। यह सिद्धखेड़ का युद्ध फिर निजाम जो है उस शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, निजामों से ही होता है। 25 लाख जुर्माने के बदले नाल दुर्ग का क्षेत्र मराठों को देना पड़ा निजाम सलावत जंग को। यानी कहीं ना कहीं जो मराठों की नजर पूरे के पूरे निजाम सल्तनत पर थी कि पूरा निजाम वाला जो वो क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो निजाम वाला क्षेत्र उसे अपने कब्जे में करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए ये निरंतर अभियान भी करते हैं। तो पहले वाले भाग में हमने आपको बताया था कि बरार का आधा भाग देना पड़ा था। दूसरा जो युद्ध हो रहा है 1757 सिद्धखेड़ का युद्ध हो रहा है, 25 लाख जुर्माने के बदले इन्हें नाल दुर्ग का क्षेत्र मराठों को देना पड़ा, जो निजाम ने सलावत जंग। फिर अगला अटैक हो रहा है 1760 में उदगीर का युद्ध हो रहा है।
इस समय अब देखिए दोस्तों 1757 में सिंदखेड़ का जो युद्ध हो रहा है मराठों का निजामों से, और उधर जो है 1757 में हमने आपको जब वो क्या कहते हैं बंगाल पढ़ा रहे थे, 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है, यानी अंग्रेज और बंगाल के नवाब है। यानी कि आप देखिए मुगल सल्तनत के जो दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक निजाम वाला क्षेत्र और एक जो है दोस्तों बंगाल वाला क्षेत्र, और जहां के योग्य सेनापति है वह दोनों जो है एक अंग्रेज से युद्ध में उलझा है और एक जो है मराठों से। तो देखिए परिस्थितियां कैसी बदल रही है। तो उदगीर का युद्ध हो रहा है 1760 में। इस समय निजाम 60 लाख हार जाने के बदले, इस समय निजाम तो एकदम पूरी तरीके से बैकफुट पर ला दिए थे कौन, मराठे। 1760 में उदगीर का युद्ध होता है। इस समय निजाम 60 लाख हर जाने के बदले दौलताबाद, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, बुरहानपुर की जागीर देने पड़ते हैं। जागीर मतलब एक प्रकार से कहे चौथ वसूलने की जिम्मेदारी मराठों को दे देते हैं कौन, ये निजाम। 1751 में रघुजी भोसले, इसके पहले यानी अब बंगाल में देखिए 1751 में मराठों ने बंगाल में क्या किया था। 1751 में रघुजी भोसले ने बंगाल के क्षेत्र के अधीन आता था उड़ीसा का कटक पर हमला करके उड़ीसा प्रांत अपने मराठा साम्राज्य में मिला लिए। यानी 12 लाख चौथ के बदले जो है उड़ीसा का पूरा प्रांत अपने मराठा साम्राज्य में मिला लिए कौन, रघुजी भोसले। अब क्या हो रहा है दोस्तों दिल्ली में, यानी हमने आपको बताया मराठों ने निजाम के साथ कैसा व्यवहार किया, और उसके बाद मराठों ने जो है बंगाल पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। बंगाल का एक क्षेत्र था उड़ीसा कटक, वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इसी क्रम में मराठों ने अहमद शाह, वाकई यहां से है 1750 में दोस्तों 50 लाख रुपए, यानी मुगल से ये लोग समझौता करते हैं कि मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष हमें देंगे तो हम उनके आंतरिक और बाह्य जो भी उनके ऊपर हमले हो रहे हैं उस पर हम जो है अंकुश लगाएंगे, यानी उससे उनकी रक्षा करेंगे। यह जो है समझौता मुगलों से करते हैं कौन, मराठे। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो 1750 50 लाख वार्षिक कर के बदले मुगलों को मराठों ने आंतरिक एवं बाह्य हस्तक्षेप से सुरक्षा करने के लिए दिए थे। इसी क्रम में जो है दोस्तों मराठों ने अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त, यानी जब मराठे अपने चरम पर पहुंचते हैं दोस्तों, तो मराठे इस हद तक गलती कर देते हैं कि जो अहमद शाह अब्दाली था, जो भारत को अपना मातहत राज्य समझता था, हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इसी क्रम में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त मीर बख्शी या सेनापति, यानी जो आलमगीर द्वितीय था, वह आलमगीर द्वितीय कहीं ना कहीं एक प्रकार से अहमद शाह अब्दाली का इमीडिएटर था, यानी कि वह बादशाह नहीं था। एक प्रकार से आप कहें कि अहमद शाह अब्दाली ने ही जो मुगल शासक थे आलमगीर द्वितीय, उन्हीं को पद पर बैठाया था और अपना एक सिपह सलार नजमुद्दौला को नियुक्त किया था। तो मराठे ने किया क्या कि उनसे 50 लाख आंतरिक और बाह्य समझौते के रूप में लिए और आलमगीर द्वितीय की जो है हत्या करवा देते हैं कौन, गाजिउद्दीन से। और जो मीर बख्शी था यानी मुख्य सेनापति था नजमुद्दौला, मराठों ने उसे अपदस्थ कर दिया, यानी कि उसे हटा दिया। हमने यहाँ पे फैक्ट वाइज लिखा है। इसी क्रम में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त मीर बख्शी या सेनापति नजमुद्दौला को हटाकर मराठा समर्थित गाजिउद्दीन ने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। अब दोस्तों इसी क्रम में मराठे जो है यहाँ पर भी नहीं रुके, मराठे आगे पहुंच गए। आगे कहां तक पहुंच गए कि लाहौर का एक सूबेदार था तैमूर, यानी लाहौर का सूबेदार था तैमूर। तैमूर कौन था दोस्तों, तैमूर अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। तो तैमूर को जो है दोस्तों वहां से भगा दिए, और जब लाहौर से वहां से उसे भगाया तो उसी की जगह पर, यानी तैमूर का एक कट्टर दुश्मन था, वह थी अदीना बेग। तो अदीना बेग को वहां का जो है दोस्तों सूबेदार नियुक्त कर दिए, यानी कि लाहौर की गद्दी पर तैमूर जो है अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था, उसे हटा करके उसकी कट्टर दुश्मन अदीना बेग को बैठाया गया 75 लाख वार्षिक कर के बदले। तो दोस्तों अदीना बेग की मृत्यु के बाद सबाजी सिंधिया को प्रमुख बनाया गया। यही सब परिस्थितियां दोस्तों जो है जब मराठे अपने चरमोत्कर्ष पर होते हैं, तो इस परिस्थिति की जीवन में वो जो है दोस्तों उलझ जाते हैं। कहीं न कहीं वो दिल्ली की राजनीति में उलझ गए। उन्होंने आलमगीर द्वितीय को मरवा दिया, यानी मुगल बादशाह को मरवा दिए।
प्लस ये लाहौर तक पहुंच गए। लाहौर में जो है दोस्तों अहमद शाह अब्दाली का पुत्र जो है मीर तैमूर को वहां से भगा दिए। तो ये सब परिस्थितियां कहीं ना कहीं पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण भी बनती है। तो अगले वीडियो में हम आपको पानीपत का तृतीय युद्ध बताएंगे। और उसके पहले हमने आपको थोड़ा सा बेस बताने का प्रयास किया कि आप अच्छे से समझ जाएं कि मराठे जो है कौन सी गलतियां करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार होती है। और दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल क्लास कैसी लगी, यदि क्लास में कोई कमियां रह गई तो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। हमारा चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री में, उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।